हिंदी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा के रूप में पूरे देश में, यहाँ तक कि आपको बताऊं कि तेलुगु भाषी गांव में लोग आज़ादी के संग्राम के समय लोग बरगद के नीचे दिया जला करके हिंदी सीखते थे जी। बालशौरी रेड्डी मुझे बताते थे। तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने सबसे पहले राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया था हिंदी के लिए। और जो भी हिंदी की खूबसूरती ये है कि इसको हिंदीतर भाषी, अब देखिए गांधी जी हिंदी के पैरोकार थे, वो गुजराती भाषी थी। आज जो दो हमारे बड़े नायक प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए और शाह जी हुए गृह मंत्री, दोनों हिंदी भाषी नहीं हैं, दोनों गुजराती भाषी हैं। लेकिन वो जब अपील करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपने देश की खूबसूरती है और अपनी भाषा की खूबसूरती है। 14 सितंबर की जो बात आपने कही, तो जो संविधान सभा बनी थी और गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे बिहार के ही थे, गौरव। तो इसमें अनुच्छेद 343 जो है बाद में आया है संविधान में। 343 से पहले 342 अनुच्छेद पारित हो चुके होंगे। हिंदी को जो भाषा को राजभाषा बनाने का जो इसी में है। यह है कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। और इसलिए कि उस समय बहुत से लोग ये जोर दे रहे थे कि हिंदी को, कोई कहता कि रोमन में लिखिए और कोई कहता था कि फारसी में लिखिए, और दोनों करते तो सभी जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि जो हिंदी का जो उच्चारण है वो देवनागरी लिपि में ही संभव है, दूसरे में नहीं हो सकता है। तो और दूसरी बात है कि सबसे वैज्ञानिक, आज विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा के रूप लिपि के रूप में देवनागरी मानी जाती है। नासा वगैरह ने भी सिद्ध किया है कि यही लिपि है जिसमें कि हम काम कर सकते हैं, भविष्य का विज्ञान काम कर सकता है। तो देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। और अंकों के लिए कहा कि देवनागरी अंकों का नहीं कहा, उसने कहा कि भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। ये क्योंकि अगर रोमन अंग्रेजी अगर लिखी जाती है रोमन लिपि में, उसका अंक जो है दूसरा है। रोमन अंक जो है वो पाई वाला है, 1 2 3, और फिर 5 के लिए वी लिखते हैं, 10 के लिए एक्स लिखते हैं, ये उसका अंक है। तो रोमन लिपि वाले जो हैं इसको कहते हैं अरेबिक न्यूमरल्स, माने क्योंकि अरब देश से उनको आया था ये अंक। और अरब देश में इसको कहते हैं हिंदसा, माने भारत से आई हुई विद्या। तो ये जो दशमलव पद्धति है, ये स्थानमान पद्धति है, ये सब भारत से सब जगह गया हुआ था। तो उसको जो है इसलिए उसमें कहा गया कि अब वहाँ पर अरबिक न्यूमरल्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो भारत, हमने तो दिया है उसको। तो कहा गया कि भारतीय अंकों का ये अंतर्राष्ट्रीय रूप है, माने अंक हमारे ही हैं, वो उधर यूरोप में जाकर के कोट पहन करके आ गए हैं, तो 1 2 3 4 बोल रहे हैं, लेकिन वो अंक हमारे हैं जी, बिल्कुल। इसलिए ये व्यवस्था की गई है। और उसी में 351 अनुच्छेद में ये निर्देश दिया गया था केंद्र सरकार को कि आप इस हिंदी का विकास इस तरह से करें कि पूरे देश की जो सामासिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर, मिलीजुली संस्कृति है। क्योंकि एक राज्य की अलग संस्कृति होती है, बंगाल की अलग संस्कृति है, बिल्कुल। मद्रास की अलग संस्कृति। हिंदी को जो है वो छोले भटूरे से भी मतलब है, मसाल डोसा से भी मतलब है। हम अगर हिंदी की बात करें, अगर हम हिंदी के इतिहास में जाएं, तो कहा जाता है कि आधुनिक साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। और उन्होंने कहा है कि मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है, तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी असंभव है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनका दोहा है भारतेंदु का कि निज भाषा, मातृभाषा नहीं कहा है उन्होंने, कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। सारी उन्नति जो है अपनी भाषा, क्योंकि भाषा जो है हमारे व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है। तो अगर आपको अपनी भाषा के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, तो आप आत्मसम्मान विहीन व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। और ये उस समय उन्होंने कहा कि जब देश परतंत्र था और देश में
जो है वो अंग्रेजी का बोलबाला था, क्योंकि अंग्रेजी शासन की भाषा थी उस समय। उन्होंने कासिम का, और मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने बहुत काम किया है हिंदी के लिए। यानी समझे कि जो अंधेर नगरी है वो एक दिन में उन्होंने लिखा, और उस नाटक को 24 घंटे में लिखा गया, और 24 घंटे में दशाश्वमेध की सीढ़ियों पर दर्शक बैठ करके उस नाटक को देखा था। ये विचित्र भी थे वो। तो उन्होंने संस्कृत में भी लिखा, बंगला में भी लिखा, उर्दू में भी रसा करके लिखते थे वो भारतेंदु। भारतेंदु ठठेरी गली में उनका मकान है, हम प्रायः जाते रहते थे, मैं बनारस में ही पढ़ा हूँ। तो लेकिन एक बात हम और बताना चाहेंगे कि वो हमसे जुड़ा हुआ है कि उस हिंदी की जो विभिन्न शैलियों की बात सबसे पहले हमारे अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था। अच्छा। और खत्री जो हैं वो मुजफ्फरपुर के थे। 2 खत्री बंधु थे, एक अयोध्या प्रसाद खत्री और एक थे देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री को लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो तिलस्मी वाला उपन्यास लिखा, जिसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखना किया था। जैसे कि बंगला के लिए बहुत से हैं कि उनको शरद चंद्र को पढ़ने के लिए बंगला सीखी लोगों ने। उसी तरह से देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को, चंद्रकांता वगैरह को सुनने के लिए। लेकिन जो एक बड़ा काम किया है अयोध्या प्रसाद खत्री ने, कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं, खड़ी बोली में कविता लिखी जा सकती है। और ये जो उर्दू है उसको शैली उन्होंने ही शुरू किया था कि ये भाई सिंटेक्स जब एक है तो केवल शब्द के बदल देने से वो भाषा नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि आज ट्रेन लेट है, तो ये क्या अंग्रेजी का है? नहीं है ना, क्योंकि उसका जो वाक्य है, वाक्य संरचना जो है वो तो हिंदी की है। तो उर्दू की भी वाक्य संरचना हिंदी की ही वाक्य संरचना है, केवल फारसी शब्दों को बढ़ाने से, इसलिए उसको शैली मानते थे। और ये पूरे देश में माना गया था कि उर्दू हिंदी की एक शैली है, एक मानते। अब वो अलग बात है कि सब उसका चलता रहा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा भाषा होती है, समृद्ध होती है, तो वो साहित्य से होती है। और अगर हम भारत के साहित्यकारों की बात करें, हम रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, मुंशी प्रेमचंद की बात करें, रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करें, हम बात करें महादेवी वर्मा की बात करें, तो जब इनकी बात करते हैं तो वो कहते हैं आसान शब्दों में लिखी हुई रचना हमारे समक्ष आती है। जैसे एक 5 वर्ष का अगर बच्चा भी पढ़ रहा होता है तो वो भी उसे समझ पाता है, और एक 50 वर्ष का एक व्यक्ति है वो भी उसे उतनी ही गहराई से समझ पाता है। हम जानना चाहेंगे कि हिंदी के उत्थान में, हिंदी जिस शिखर पे आज है, उसमें हमारे इन साहित्यकारों का कितना योगदान रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। सबसे पहली बात ये है कि जिन साहित्यकारों का आपने जिक्र किया, वो सभी साहित्यकारों ने हिंदी के शब्दों के निर्माण में, शब्दों को स्थापित करने में, शब्द तो बने हुए पहले से, उनको स्थापित करने में अपने साहित्य के माध्यम से बड़ा योगदान किया। अब मान लीजिए कि एक मैं शब्द बोलता हूँ उत्खनन, ये माइनिंग के लिए उत्खनन शब्द, लेकिन जिस साहित्यकार ने पहले इसका प्रयोग किया उसको मान्यता देनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो साहस किया। अपने यहाँ जो काशी में ही 2 बंधु एक साथ रहते थे, साहित्यकार बंधु। मुझे चूँकि बनारस का अनुभव है, तो प्रेमचंद जी रहते थे और प्रसाद जी रहते थे, और दोनों की प्रवृत्तियाँ अलग थी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रवृत्ति थी कि अतीत से जो ऊर्जा ग्रहण करके हम वर्तमान को समृद्ध करें, वर्तमान को हम आत्मसम्मान से जोड़ें। और इसीलिए उन्होंने अतीत की चर्चा, उनके जितने नाटक हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब अतीत के नाटक हैं, और अतीत को लेकर के उन्होंने जो गौरवपूर्ण रहे, तो उसकी भाषा को भी उन्होंने लिया कि इस तरह से बोली जाती होगी। हिंदी के साथ ये है कि ये सबसे बड़े कि एक बहुत बड़े क्षेत्र के जो बोलियां हैं उनको समेट करके, आप जैसे हिंदी के जो आदि कवियों में विद्यापति का नाम लिया जाता है, विद्यापति मैथिली के कवि थे, और पहली बार उन्होंने, जब उससे पहले संस्कृत में गीत लिखे जाते थे, जैसे गीत गोविंद है जयदेव का, तो ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, ये उनकी भाषा थी। उसी भाषा को पहली बार लोक भाषा में उतारने वाले विद्यापति थे।
विद्यापति ने फिर उस जो सरसिज बिनु सर बिनु सरसिज की सरसिज बिनु सूरे, जौवन बिनु तन तन बिनु जौवन की जौवन पिए दूरे। एक प्रेरणा उन्होंने दी थी, जिससे कि जैसे सूर वगैरह जो हैं, उन्होंने बहुत प्रेरणा विद्यापति से ली, एक उधर का जो पूरा क्षेत्र है। तो इसी तरह से जो बनारस जो है उस समय एक प्रेरणा का जैसे गोमुख था वो। अच्छा। वहाँ से भाषा की एक भाषा थी प्रेमचंद की, जो कि आज की भाषा थी, उस समय की आज की भाषा, सांप्रतिक भाषा थी वो। और जयशंकर प्रसाद की जो थे, तो दोनों में मजाक में भी कहते थे कि तुम क्या गड़े मुर्दे उखाड़ते हो प्रसाद जी को। दोनों साथ साथ बेनियाबाग में घूमते थे, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे। तो लेकिन दोनों ने, अब जब वो चुनौती दे दी प्रेमचंद ने, तो फिर उन्होंने उपन्यास लिखा कंकाल, और वो जो है तितली। अच्छा। ये सब जो उपन्यास हैं वो आज की जो प्रेमचंद की भाषा से आप देखेंगे मिले हुए। प्रेमचंद को बता रहा हूँ कि प्रेमचंद पहले लिखते थे उर्दू में, उस जो सोजे वतन वगैरह जो है उर्दू में लिखा था उन्होंने, लेकिन उनको लगा कि हमको सही मान्यता नहीं मिल रही है। रचनाकार जो है वो पारिश्रमिक के लिए नहीं लिखता है, वो लिखता है मान्यता के लिए, हमारी पहचान कैसे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो पहचान के लिए पहचान नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने एक कहानी जो है वो लिखी हिंदी में और उसे भेजा सरस्वती में। सरस्वती में उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी थे संपादक उसके, उन्होंने उसको छापा, और उस एक कहानी से उनको इतनी चर्चा हुई कि उनकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों से की जाने लगी। उन्होंने एक चिट्ठी में मैंने पढ़ा उसको, कि उन्होंने कहा कि जितना मैंने 4 साल 5 साल से जो काम कर रहा था उर्दू में, उतनी जितनी मान्यता नहीं मिली उस एक कहानी से मिला। और उसके बाद उन्होंने बदल दिया अपना ढर्रा, जो उर्दू में लिखते भी थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई वगैरह तो हुई थी उर्दू में, उर्दू के वो थे, लेकिन उन्होंने जब बदला तो सारा का सारा सेवा सदन, ये गोदान तो खैर सबसे बाद में आया है। और एक समय देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में, ख़ास तौर से हिंदी के विकास में, ये जो 30-40 का जो दशक है वो महत्वपूर्ण है। 35 के आसपास में गोदान भी लिखा गया, कामायनी भी लिखी गई, बड़ी बड़ी जो हिंदी की जो कृतियाँ हैं, गौरव ग्रंथ हैं, वो सब उस समय लिखी गई। उस समय देश आज़ाद नहीं था, लेकिन देश को आज़ाद करने की जो किरण फूटती थी वो इन पुस्तकों से फूटी थी, कृतियों से निकल। तो ये बड़ी बात है कि हिंदी को जो देखिए, एक हिंदी का एक रूप तो साहित्यिक है। साहित्यकार, आप पूछेंगे कि आप तो साहित्यकार भी हैं, राजभाषा अधिकारी भी रहे, तो अंतर क्या है जी? तो दो चीजें हैं, दोनों की विशेषता बता रहा हूँ। साहित्यकार को केवल शब्द से नए नए शब्दों को देने का उद्देश्य होता है। उनके पास केवल शब्द है, और शब्दों से ही वो चित्र भी व्यक्त करते हैं और भी चीज़ें व्यक्त करते हैं। जो कोई जैसे चित्र, एक जगह का फोटो देना है तो उसको शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो वो क्या करता है कि वो शब्दों को खोजता है, और इसे उसके सामने ऐल फैल खैल भैल गजन की ठैल पैल सैल उलसत है, ये इस तरह की भूषण की पदावली है। लेकिन जब वो भाषा का होगा, राजभाषा अधिकारी होगा, तब वो ऐल फैल खैल भैल नहीं लिखेगा। बिल्कुल। तो क्योंकि उसके सामने संप्रेषण की समस्या है, वो संप्रेषण करना चाहता है, और इसलिए वो ज़्यादातर जो प्रचलित है, माइक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, बोतल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम यही लिखेंगे। ये राजभाषा नीति भी है कि जो शब्द प्रचलन में है, क्योंकि उससे संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन। वहाँ आनंद देने की बात नहीं है। अब अगर मान लीजिए एक शब्द आपने प्रयोग किया सर्कुलर में, जिसका अर्थ हो कि कल बंद है ऑफिस और कल खुला भी है ऑफिस है, तो लोग क्या करेंगे? तो ये साहित्य के लिए विशेषता है। दोहा, एक एक दोहे के 100 अर्थ लगाए गए बिहारी के, लेकिन हम सर्कुलर में इस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे जिसके 2 अर्थ हो। हम साहित्य का जिक्र कर रहे थे, हम साहित्यकारों का जिक्र कर रहे थे, और राजभाषा हमारी जो हिंदी है उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये पूरा 1 मास जो है हिंदी को समर्पित किया है। हमने साहित्य की बात की, जिसमें आपने हमें बताया कि साहित्य, उस वक्त का साहित्य कितना प्रासंगिक था उस दौर के लिए, और जो ज़रूरत थी कि लोगों को जागरूक किया जाए, जन जागृति लाई जाए, एक लौ जगाई जाए,
हिंदी ने जगाया। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, हिंदी की प्रासंगिकता कितनी रह गई है और क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ताकि ये जन जन की भाषा हो जाए, आपसे जानना चाहेंगे हम। बहुत अच्छी बात है कि मैं आपका जो लीला वाला सूत्र है उसको मैं उसके पकड़ करके मैं आगे बढ़ना चाहता जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लीला का जो आज से करीब 40 साल पहले गृह मंत्रालय ने ही शुरू किया था। और गृह मंत्रालय में चूँकि भारत सरकार में हिंदी का काम गृह मंत्रालय को दिया गया है जी। क्योंकि आईपीएस और आईएएस उसके अधीन होते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से तो सारा काम होना है। तो गृह मंत्रालय ने जो आज जो निर्देश दिया उसमें 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी जी। एक तो ये कि लीला जो पहले ऐप था वो केवल अंग्रेजी में था, यानी सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रख करके वो बनाया गया था। ये सरकार ने अभी जो है ये एक बहुत बड़ा काम किया कि उसको अब अंग्रेजी से हटा करके भारतीय भाषाओं के साथ कर दिया। इससे इसकी प्रासंगिकता बढ़ेगी, इसका प्रयोग बढ़ेगा, इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। दूसरा जो पत्रिकाओं का है, गृह पत्रिकाएं विभिन्न उपक्रमों की, कार्यालयों की, विभागों की, वो सब पत्रिकाएं जो हैं वो रहती थी, कुछ 1000-2000 छपती थी और बंट जाती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका उपयोग नहीं सभी नहीं कर पाता था। आज ये जो गृह मंत्रालय ने काम किया है कि उसको एक ई पत्रिका के रूप में एक मंच दे दिया है। ये मंच दे देने से क्या हुआ कि आप जो भी चाहेंगे कि आज हम ओएनजीसी की गृह पत्रिका को देखना चाहते हैं, आज हम स्टेट बैंक की गृह पत्रिका को देखना चाहते हैं, आज हम एनएचपीसी की गृह पत्रिका को देखना कोई भी देख सकता है। ये बड़ा काम हुआ है। तो आपने जो ये बात कही कि उपयोगिता कैसे बढ़ेगी, उसके मैं एक बात बताना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज बाजार हावी है। वसुधैव कुटुंबकम की जगह पर अब वो विश्वग्राम की बात आने लगी है। तो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में ही प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान दिया था और बहुत सटीक आह्वान है कि ग्लोबल वर्सेस लोकल। बिल्कुल, माने आप ग्लोबल को जो है वो लोकल से करिए, टक्कर लीजिए। और ये वेद का मंत्र है। वेद का मंत्र ये है कि जो भागता हुआ है उसको बैठ के पकड़ो, क्योंकि भागते हुए को आप कितना भी भागें, अब सूर्य भाग रहा है, अब इसको आप पकड़ नहीं सकते। तो जो भाग रहा है उसको अगर बैठेंगे तो चक्कर लगा रहा है तो आपके पास तो आएगा ही वो। लोकल वर्सेस ग्लोबल जो है ये उसी कंसेप्ट के, उसी अवधारणा का है। और इसमें क्या हुआ कि बाजार भी जो है, बाजार की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो ग्राहक को देखता है कि ग्राहक क्या चाहता है। ग्राहक आपका हिंदी भाषी है अधिकतम, और जो नहीं भी हिंदी भाषी हैं वो भी हिंदी जानते हैं, काम चलाओ, हिंदी से प्यार करते हैं। हिंदी की यही विशेषता है कि जिसकी भाषा नहीं है हिंदी, वो भी इसके लिए काम किया है। मैंने बताया कि आचार्य केशव चंद्र सेन वो हिंदी भाषी नहीं थे, बंगला के थे, और बंगला भाषियों में अपनी भाषा के प्रति बहुत गर्व होता है, लेकिन उन्होंने इसको राष्ट्रभाषा कह करके कि ये पूरे देश में यही चल सकती है। और यही नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी को एमए का पाठ्यक्रम करवाया, उसके रूप में नहीं, उससे पहले नहीं था कहीं पर। तो ये जो है दूसरी भाषा के वो गांधी जी ने जितना बड़ा काम किया है हिंदी के लिए, ये एक जनमत तैयार करने वाली बात। बिल्कुल, अगर हम हिंदी दिवस की बात करें और उनका जिक्र ना हो, तो अब बात अधूरी रह जाएगी। और उनका तो सबसे बड़ा मंत्र यही है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक इस दृष्टि से देखें कि 75वां साल ये चल रहा है। इधर 4-5 वर्षों से लोगों में, खास तौर से जो सरकारी महकमा है, जो प्रशासनिक कार्यालय हैं, क्योंकि राजभाषा का मतलब वो जनभाषा का, अक्सर लोग गलती से वो कहते हैं कि हिंदी तो जनभाषा है, इसको राजभाषा का दर्जा दे करके ठीक नहीं किया। भाई वही जनभाषा ही से तो जनता की भाषा ही, जनता का ही तो राज है। तो जनता का जब राज है तो जनता की जो भाषा है वही राज करेगी,
वही राजकाज की भाषा बनेगी, बिल्कुल। प्रशासन की भाषा बनेगी। हिंदी कोई राजभाषा करके जनभाषा का जो अपना दावा है वो हटा दिया, ऐसा नहीं है। जैसे कोई नागरिक है, वो अगर आईएएस हो जाता है, वो डीएम हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं कि सामान्य नागरिक नहीं है वो इस देश का, वो नागरिक है और बढ़ा हो, उसको विशेष दायित्व दिया गया है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी का जो दायित्व है कि पूरे देश में जो प्रशासन का संघ के माने यूनियन के जो कार्यालय हैं, उन सब के माध्यम से वो हिंदी को आगे बढ़ाए, वहाँ पर पहले प्रयोग में आए और उसके माध्यम से आज देखिए कि मैं गया था जोहान्सबर्ग, साउथ दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो 150 साल पहले जो भारतवंशी वो गए थे, तो वो आज भी रविवार के दिन बैठ करके रामायण का पाठ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केवल हमारे राष्ट्र में ही इसको 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, पूरे विश्व में जहाँ हिंदी भाषी, जहाँ कहीं हमारा राजदूतावास है, दूतावास है, वहाँ पर उसके माध्यम से करते हैं। अभी रूस के हमारा समाचार अभी मिल रहा था कि वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, कल से ही किया गया। कल वहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो प्रतियोगिता की गई, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता। बिल्कुल, अपने पूरे देश ही नहीं विदेश में भी जहाँ भारत हिंदी संबंधित है और हिंदी बोलने वाले लोग हैं। और शायद यही खूबसूरती है। और मैंने शुरू में ही कहा कि जो भाषा है उसमें आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता की भीनी खुशबू होती है। जहाँ जहाँ आप उस भाषा को लेकर जाएंगे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता पीछे पीछे आपके साथ जाएगी। जी हाँ। और जब हम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रही हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि पूरा भारत जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और कहते हैं कि आज़ादी का ये जो महोत्सव है बहुत सारे संकल्पों को दोहराने का है, उन संकल्पों को दोहराने का है जो संकल्प हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस वक्त लिया था, सपने देखे थे। महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, हमारे राष्ट्रपिता ने जो सपना देखा था, एक अखंड भारत का, एक उन्नत भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत का, स्वच्छ भारत का जो सपना देखा था, वो सपना देखा था। हम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि तमाम कारक हैं जो भारत को एक उन्नत राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक स्वाभिमानी राष्ट्र बनाएंगे। उन सब में हिंदी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, हिंदी भाषा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इसे किस तरह देखते हैं और किस तरीके से अगर हम हिंदी को हम आगे बढ़ाएं, इसे प्रचारित प्रसारित करें, तो हिंदी कितना सहयोग करेंगी भारत को एक स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने में, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में? गौरव तभी होगा जबकि आप अपनी भाषा में बात करेंगे, उस पर कॉन्फिडेंस होता है। मैंने भी एमए किया है अंग्रेजी में, लेकिन बोलने में जो मुझे अपने को आत्मविश्वास जो अनुभूति होती है वो हिंदी में होती है, क्योंकि हम उससे वो हमारी आत्मा से निकलती है, उसके शब्द निकलते हैं। 75 वर्ष हो गए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि 75 वर्ष हो रहा है अमृत महोत्सव में, 75। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है, अच्छी सरकार है जो कि भाषा संस्कृति के बारे में सोचती है। तो और जो कमियां रही हैं उनको दूर करने की, देखिए एक कमी ये रही है कि हमारी शिक्षा पद्धति में जो अंग्रेजों को दिया हुआ जो उद्देश्य था वही चल रहा था कि अंग्रेजों का था कि उनको क्लर्क बनाना था, लिपिक बनाना था, और इसके लिए उन्होंने जो जितना पढ़ना था वो कर दिया था। लेकिन अब जो है, जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारतीय भाषाओं के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे। तो जो आप अभी जो समस्या है कि हमारे बच्चे कक्षा 5 में पढ़ते हों या कक्षा 10 में पढ़ते हों, वो ठीक से हिंदी बोल नहीं पाते, जबकि हमारे परिवार की भाषा हिंदी है जहाँ पर, वहाँ भी उनके बच्चे जो है ठीक से लड़खड़ा जाते हैं। वो चीज़ समाप्त हो जाएगी नई भाषा नीति में, नई भाषा नीति में, क्योंकि मातृभाषा से पढ़ेंगे। तो मातृभाषा से पढ़ने में क्या एक सर्वे भी हुआ है, एक अध्ययन भी हुआ है कि जो बच्चा मातृभाषा के माध्यम से पढ़ करके आगे जाता है वही कुछ नया सोच सकता है। दूसरी भाषा में जो नकल करके करेगा तो अंततः नकलची ही रहेगा। ये एक शोध है, उसी के अनुसार क्या है कि मातृभाषा में करो, ताकि तभी देखिए मातृभाषा में करने के कारण ही अपने यहाँ बहुत सारे जो विज्ञान के जो हुए हैं वो सब आगे बढ़े। बिल्कुल। बोस हुए, जो जगदीश चंद्र बोस वगैरह सब, तो ये हुआ है और इसी को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार का
उद्देश्य जो है धीरे धीरे करके भारतीय भाषाओं के बाद जो अंग्रेजी का स्थान था उसको भारतीय भाषाओं को देना चाहती है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार हमारी आगे बढ़ रही है। अब दायित्व हम नागरिकों का है कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी भाषा की उन्नति के लिए, अपनी संस्कृति की उन्नति के लिए हम आगे बढ़ें। बिल्कुल। और इस हिंदी भाषा की प्रासंगिकता ये है कि हिंदी रत जो इलाके हैं वहाँ भी इसे उतनी ही बखूबी अपनाया जाता है कि जहाँ हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ इसे हमने आत्मसात किया हुआ है। बिल्कुल। अगर हम बात करें और सारी चीज़ों की, आपने यहाँ पे विज्ञान का जिक्र किया, कहा कि विज्ञान में जो नित्य नए बदलाव जो आए हैं, भारत की अगर हम बात करें, भारत को परिप्रेक्ष्य में रख के बात करें तो हिंदी में जो हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। बिल्कुल। सकारात्मक जो है, जो रिजल्ट्स जो आए हैं, जो आंसर जो आए हैं वो ज़्यादा बेहतरीन आए हैं। हम आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि हिंदी की महत्ता हम सब जानते हैं, हिंदी में संप्रेषण करना कितना आसान है ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव क्या आने चाहिए, क्योंकि लगातार बाज़ार बदल रहा है, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, पूरा विश्व बदल रहा है, विश्व के रहन सहन का, जो पूरे विश्व के रहन सहन का तरीका बदल रहा है, तो इसमें हिंदी में कितना बदलाव आना चाहिए, क्या ठहराव आना चाहिए, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आप ज़रूर प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया। हिंदी आज बाजार की भाषा बन चुकी है और बाजार ने हिंदी को अपना लिया है और वो देख लिया है कि हिंदी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। बहुत से बाहर के जो स्टार वगैरह जो आए थे चैनल, उन सब ने शुरू किया था यहाँ पर, साइंस के जो चैनल थे वो सब अंग्रेजी में करते थे और उसका कोई ऑडियंस नहीं मिल पाता था। तब उन्होंने उसका अनुवाद करके अपने से उन्होंने अपनी शब्दावली बनाई, उस शब्दावली के अनुसार उन्होंने भाषा का प्रयोग किया और सभी चैनल शुरू हो गए जी। तो ये रहा है। और अभी जो है वो वही बाजार भाषा को भी तय करेगी। हमारा काम ये है कि हम जो जितना हिंदी शब्दों का शब्दों से समृद्ध है, बिल्कुल, उस समृद्धि का लाभ उठाएं। बिल्कुल, और ये तभी संभव हो पाएगा कि जब हम जन जन की भाषा जो है हिंदी, उसे हम आत्मसात कर ले, उसे हम रोज निज जो कार्य होते हैं उसमें प्रयोग में लाएं, कागजी जो हम काम करते हैं उसके प्रयोग में लाएं। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और हिंदी के बारे में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसके साथ साथ ही हम हिंदी दिवस भी मना रहे हैं आज के दिन। और हिंदी दिवस पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ भारत बसा है वहाँ वहाँ मनाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो संदेश आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम प्रतिज्ञा लें कि हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अधिक से अधिक मूल्य कार्य हिंदी में कर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जी हाँ, तो ये आग्रह है भारत सरकार की तरफ से आप तमाम लोगों से। फिलहाल बिहार बिहान की इस आज के अंक में हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, तो दर्शकों आप फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।